हेलो एवरीवन, वेलकम बैक माय ऑनलाइन क्लासेज एकेडमी बाय पुष्पा तोमर। और आज की क्लास यूजीसी नेट पेपर 2 साइकोलॉजी का टॉपिक करेंगे, जो कि बहुत ही यूजफुल रहेगा। गाइस, आज की क्लास कंप्लीट देखना ताकि एग्जाम में आपका एक भी क्वेश्चन मिस ना हो। तो गाइस, आज की क्लास है हमारी विश्वसनीयता। क्या है अभी आज की क्लास हमारी? विश्वसनीयता का अर्थ। फिर है विश्वसनीयता। विश्वसनीयता की क्या होती है कि जो प्राप्तानों की परिशुद्धता से होता है। क्या भी जो प्राप्तांत है उनकी परिशुद्धता से होता है। और वैज्ञानिक अर्थ में विश्वसनीयता का तात्पर्य प्राप्तांत की संगति से होता है। जो विश्वसनीयता का सरल शब्दों में किसी मनोवैज्ञानिकों ने प्राप्तानों की परिशुद्धता से बताया गया है, और कई मनोवैज्ञानिकों ने प्राप्तांत की संगति से होता है उसकी पुनरुक्तता के रूप में दिखाई गई है। कोई भी परीक्षण जब वर्तमान समय तक कुछ बीतने के बाद संगत परिणाम देता है तो उसे यह कहा जाता है कि प्राप्तानों की संगति से होता है। जो विश्वसनीयता है वो क्या होती है कि जो कई मनोवैज्ञानिकों ने इन्होंने क्या माना है, विसंगति भी माना है, और उनके पुनरावृत्तता में दिखाई देती है। और कोई भी परीक्षण जब वर्तमान समय में कुछ दिन बीतने के बाद में संगत परिणाम देता है तो उसे हमें कह सकते हैं कि जो उसका प्राप्तानों की संगति होती है। फिर ऐसी संगति को कालिक संगति भी कहा जाता है। ऐसी संगति को क्या कहा जाता है? विकालिक संगति भी कहा जाता है। कोई भी परीक्षण जब उस परिस्थिति में भी संगत परिणाम देता है तो मान लिया जाता है कि जो परीक्षणों के कुछ सेट पर आने वाले प्राप्तान करीब करीब उन प्राप्तानों की तुल्य होता है। क्या होता है? जो कुल एकांशों में आधे एकांश का क्या होता है? भी तुल्य होता है, जो परीक्षण के बाकी एकांशों के सेट पर मिले हैं। और इस तरह की संगति प्राप्त करने के लिए परीक्षण के किसी भी प्रतिदर्श और एक ही क्रियात्मक करना होता है। फिर एकांशों का ऐसे संगति के आंतरिक संगति भी कहा है। इन्होंने जो विषमता है उसको क्या क्या कहा? भी जो कालिक संगति भी माना गया है, और इसको आंतरिक संगति भी कहते हैं। क्या कहते हैं? भी इनको विश्वसनीयता को आंतरिक संगति भी कहते हैं। फिर जो परीक्षण प्राप्तांत की विश्वसनीयता से क्या अभिप्राय है कि भी दोनों तरह की संगति कालिक संगति और आंतरिक संगति से होता है। जो परीक्षण प्राप्तांत है विश्वसनीयता का, वो किसका होता है? भी वो एक कालिक संगति भी होती है और आंतरिक संगति भी होती है, तो उसको हम क्या कहते हैं? विश्वसनीयता कहते हैं। फिर मार्शल और हेम्स ने 1972 में कहा है कि जो परीक्षण की विश्वसनीयता को इसी आलोक में परिभाषित करते हुए कि जो परीक्षण प्राप्तानों को के बीच में संगति की मात्रा को भी विश्वसनीयता कहा जाता है। जो मार्शल और हेल्स ने 1972 में क्या कहा है? भी जो परीक्षण प्राप्तानों के बीच में जो संगति की मात्रा को भी हम क्या कहते हैं? विश्वसनीयता कहते हैं। फिर परीक्षण की विश्वसनीयता दो पहलू होते हैं, कालिक संगति और कालिक स्थिरता। और कालिक स्थिरता को हम क्या कहते हैं? भी आंतरिक संगति भी कहते हैं। तो जो परीक्षण की विश्वसनीयता है वो कितने पहलू होते हैं? भी उनके दो पहलू होते हैं। कौन कौन से? कालिक संगति और कालिक स्थिरता, यानी कि आंतरिक संगति। फिर इन दोनों संगति के माध्यम से सहसंबंध गुणांक को भी ज्ञात किया जाता है। क्या किया जाता है? भी किसको ज्ञात किया जाता है? सहसंबंधात्मक गुणांक को भी ज्ञात किया जाता है। जिस सहसंबंध गुणांक में परीक्षण को आंतरिक संगति का पता चलता है तो उसे हम आंतरिक संगति गुणांक या फिर अल्फा गुणांक भी कहते हैं। जो आंतरिक संगति गुणांक और अल्फा गुणांक किसे कहते हैं? भी जो दो संगति के मापन सहसंबंध गुणांक ज्ञात करने के लिए किया जाता है, और जिस सहसंबंध गुणांक में परीक्षण की आंतरिक संगति का पता चलता है तो उसे हम क्या कहते हैं? आंतरिक संगति और अल्फा गुणांक भी कहते हैं। फिर परीक्षण प्राप्तानों का विश्वसनीयता का ज्ञान करने के लिए उसी परीक्षण के प्राप्तानों को दो सेट होते हैं, और जिसका सहसंबंधात्मक ज्ञात भी किया जाता है। फिर इसका एक कारण है कि जो परीक्षण की विश्वसनीयता को परिभाषित करने के लिए कि जो विश्वसनीयता परीक्षण है वो का आत्म संबंध भी होता है। क्या होता है? भी जो विश्वसनीयता परीक्षण का आत्म सहसंबंध भी होता है।
फिर है विश्वसनीयता का तार्किक अर्थ। क्या है अभी विश्वसनीयता का तार्किक अर्थ या तकनीकी अर्थ? इसमें तकनीकी अर्थ भी कहा गया है। जो तकनीकी अर्थ है उसको हम क्या कहते हैं भी, जो प्रेक्षण विज्ञान को, प्रेक्षण विशेष को और विश्वसनीयता को एक तार्किक अर्थ भी बताया गया है, उसको हम क्या कहते हैं, तकनीकी अर्थ भी कहते हैं। जिसे समझने के लिए प्राप्त अंक, वास्तविकता अंक और सृष्टि अंक का अर्थ समझना जरूरी होता है। प्राप्त अंक से तात्पर्य उन अंकों से होता है जिसे व्यक्ति परीक्षण पर प्राप्त होता है। जो प्राप्तान अंक है और आंशिक अंक है, उस त्रुटि अंक को समझना क्या होता है भी, जरूरी होता है। और प्राप्त अंक क्या होता है कि उन अंकों को का योग करना होता है जिसमें व्यक्ति परीक्षण को प्राप्त करता है। जैसे यदि कोई भी व्यक्ति किसी भी परीक्षण को 80 एकांश का सही उत्तर देता है और प्रत्येक सही उत्तर को एक एक अंक दिए जाते हैं, तो उस व्यक्ति के प्राप्त अंक को 80 ही होगा। क्या होगा भी, अगर वो 80 क्वेश्चन देंगे तो 80 के 80 को एक एक अंक माना गया है इन्होंने। अगर वो एक एक अंक को, अगर वो सही व्यक्ति को प्राप्त अंक करेगा तो कितना होगा भी, 80 होगा। तो वास्तविक अंक से क्या तात्पर्य है कि व्यक्ति के वैसे प्राप्त अंक से होता है जो संयोग, घटनाओं और परिस्थितियों के प्राप्त में मुक्त होता है। क्या होता है भी, जो वास्तविक अंक जो योग, घटनाओं और सब परिस्थितियों के प्रभाव से मुक्त होता है, उसे हम क्या कहते हैं, वास्तविक अंक कहते हैं। फिर वास्तविक अंक का एक रूप मान लिया जाता है। कुछ परीक्षण विशेषकों को वास्तविक अंक से वैसे अंक से होता है जो प्राप्त अंक और उसके सैद्धांतिक मान या फिर वास्तविक अंक का अंतर होता है। जैसे कि यदि प्राप्त अंक 60 है तो उसका वास्तविक अंक कितना है भी, 58 है। तो उसकी जो सृष्टि अंक है उसका क्या होगा भी, 60 में से 52 घटा देंगे तो कितना योग होगा भी, उनका 2 योग होगा। प्राप्त अंक का क्या सूत्र है भी, वास्तविक अंक और सृष्टि अंक। तो इसमें जैसे कि कोई भी प्राप्त अंक है उसने कितना बताया था भी, 80 मतलब 60 बताया था, तो उसके जो प्राप्त अंक है, उसके जो वास्तविक अंक है वो कितना है भी, 58 है। तो हमने क्या किया भी, प्राप्त अंक को 60 इक्वल वास्तविक अंक कितना है भी हमारा 58, तो हम इनको क्या कर लेंगे, माइनस कर लेंगे, तो कितना आंसर आ जाएगा भी, 2 अंक। फिर है कभी कभी प्राप्त अंक के बहुत अधिक ऊंचा हो जाता है क्योंकि संयोगवश व्यक्ति अटकलवादी के आधार पर सही उत्तर देने में समर्थ हो जाता है। क्या हो जाता है अभी, जो कभी कभी जो प्राप्त अंक है उसकी अधिक ऊंचा हो जाता है और उसके जो संयोगवश है व्यक्ति उसके आधार पर सही उत्तर देने में क्या हो जाता है अभी, समर्थ हो जाता है। परंतु कभी कभी प्राप्त अंक को बहुत कम होता है लेकिन संयोग की व्यक्ति मदद नहीं कर पाता। इसमें क्या बताया है, विश्वसनीयता में जो कभी कभी जो प्राप्त अंक है ना उसको बहुत कम भी हो जाते हैं क्योंकि संयोग व्यक्ति की मदद नहीं कर पाता है। इसी यही कारण है कि कई बार प्रयासों में यह उम्मीद भी की जाती है कि संयोग व्यक्ति की मदद नहीं कर पाता, लेकिन उम्मीद क्या की जाती है, संयोग का नियम क्रियाशील होना और धनात्मक और ऋणात्मक दोनों एक दूसरे की काटेंगे तो क्या होगा भी, सृष्टि 0 ही होगी, यानी कि शून्य हो जाएगी। फिर है जो प्राप्त अंक और वास्तविक अंक में बांटा जाता है, किस में भी बांटा जाता है भी, 2 भागों में बांटा जाता है, वास्तविक अंक और त्रुटि अंक। तो इसको 2 भागों में बांटा गया है, वास्तविक प्रसरण और त्रुटि प्रसरण। तो प्रसरण मानक विचलन का वर्ग होता है, किसका वर्ग होता है भी, जो मानक विचलन है उसका वर्ग होता है। और अंकों के माध्यम से हुए वर्गीकरण विचलनों का योग n से सम्मानित विभाजित करने पर जो भागफल आता है उसको हम क्या कहते हैं, प्रसरण कहलाती है। प्रसरण क्या होती है भी, जो अंकों के माध्यम से हुए वर्गीकरण विचलनों का योग कितना होता है भी, n से विभाजित होकर जो भागफल आता है वो क्या होता है, प्रसरण कहलाता है। फिर है विश्वसनीयता आंकलन की विधियाँ।
फिर है विषमनीति की विधियाँ। इसके 4 विधि बताएं: परीक्षण, पुनः परीक्षण, आंतरिक संगति विधि, समानांतर फ्रोम विधि और प्राप्तांत लेखन विषमनीयता। तो इसमें जो परीक्षण पुनः परीक्षण विधि है उसमें क्या बताया है कि जो परीक्षण का एक प्रतिदर्श 2 बार 14 दिन के अंतराल पर क्रियान्वित किया जाता है। कितने दिनों के अंदर भी? 14 दिन के अंतराल पर इनका क्या किया जाता है? क्रियान्वित किया जाता है। और इस तरह के परीक्षण संबंधों के 2 सेट प्राप्त होते हैं। कितने सेट प्राप्त होते हैं? भी 2 सेट प्राप्त होते हैं। और बाद में जो प्राप्तानों के इन दोनों वितरणों या सेट के सहसंबंध ज्ञात किया जाता है। यही परीक्षण विषमनीयता गुणांक भी कहलाता है। कि क्या कहलाता है? भी जो विषमनीयता गुणांक भी कहलाता है। किसको? जो एक ही प्रतिदर्श को 2 बार दिन में दो बार प्राय 14 दिन के अंतराल में क्रियान्वित किया जाता है। और इसी तरह एक ही परीक्षण प्राप्तानों के 2 सेट प्राप्त होते हैं। तो बाद में प्राप्तानों के 2 वितरणों या सेट के सहसंबंध ज्ञान किया जाता है। यही वितरण का विषमनीयता गुणांक भी कहलाता है। और इसे हम तकनीकी अर्थ या फिर कालिक स्थिरता गुणांक भी कहा जाता है। जो विषमनीयता गुणांक है उसको हम क्या कहते हैं? भी तकनीकी अर्थ में इनको कालिक स्थिरता गुणांक भी कहते हैं। फिर है इसके गुण में क्या बताया? भी इस विधि को सबसे प्रमुख गुण सरलता होती है। क्या होती है? भी इसकी सरलता होती है। और इस विधि के प्रतिशत प्राप्तांक की विषमनीयता ज्ञान प्राप्त करने के लिए विशेष परीक्षण की आवश्यकता नहीं होती। इसमें जो फर्स्ट है इसका गुण क्या है? भी इसका जो गुण है वो किस में होता है? भी सरलता में होता है। तो इस विधि के इस परीक्षण के जो प्राप्तांक की विषमनीयता है उसको ज्ञात करने के लिए प्रशिक्षण का आवश्यक नहीं होती। और इस विधि में मितव्ययिता का गुण होता है। और इसमें कम खर्च और श्रम लगता है। क्या होता है? भी जो इसमें मितव्ययिता का गुण होता है और इसमें कम खर्च और श्रम लगता है। स्थिरता गुणांक ज्ञात करने के लिए इस विधि का निर्भरतापूर्ण रूपेण भी बतलाई गई है। फिर है इसकी परिसीमा या फिर दोष में इन्होंने क्या बताया कि जब तक परीक्षण के 2 क्रियान्वित नहीं होते हैं तो जब तक इस विधि की विषमनीयता ज्ञात करना संभव नहीं होता। जो इनके गुण हैं। और फिर दोष में क्या बताया कि जब परीक्षण को 2 क्रियान्वित नहीं होते तो तब तक इस विधि को विषमनीयता ज्ञान करना संभव नहीं होता। और इसके 2 क्रियान्वितों के बीच में कभी कभी कुछ महीनों तक होता है। और तब तक परिशुद्धता के शोधकर्ता जो परीक्षण विषमनीयता है ज्ञान प्राप्त करने के लिए इसमें उसने स्वयं का समय का इंतजार करना पड़ता है। किसका? भी जो परीक्षण की विषमनीयता ज्ञात करने के लिए उसको कुछ समय का इंतजार करना पड़ता है। फिर है जो छात्रों की व्यक्तियों की शारीरिक अवस्था मानसिक अवस्था एक समान होगी। किसमें भी? जो शोधकर्ता को यह मानकर चलता है कि जो विषमनीयता के जो शोध करता है उसको क्या मानकर चलता है कि भी जो छात्रों की व्यक्तियों की जो शारीरिक व्यवस्था है मानसिक व्यवस्था है तो उसको एक समान होगी। लेकिन जो ऊंचाई यह है कि जो दोबारा क्रियान्वित होने के समय व्यक्ति का स्वास्थ्य सामूहिक अवस्था और अभिप्रेरणात्मक अवस्था ठीक वैसी ही होगी जैसा कि पहली बार क्रियान्वित में था। किस में था? भी पहली बार क्रियान्वित में था। और उसमें बल्कि इन अवस्थाओं में क्या होता है? भी उतार चढ़ाव भी होता रहता है। फिर जो परीक्षण प्राप्तांक है उसके आवश्यक परिवर्तन आ जाते हैं। तो इस विधि के परीक्षण में विषमनीयता सही आंकलन नहीं कर पाते। थर्ड है भी हमारा जो परिपक्वता का प्रभाव पड़ता है। किस पे? भी जो परीक्षण पे किसका प्रभाव पड़ता है? भी परिपक्वता का प्रभाव भी पड़ता है। जब प्रतिवर्त में छोटे छोटे बालक होते हैं तो उसके परीक्षण क्रियान्वित किया जाता है। जब दोनों क्रियान्वितों के बीच में समय लंबा और कुछ महीनों तक चलता है तो वैसी परिस्थिति में परीक्षण को दोबारा क्रियान्वित होते समय बालकों की परिपक्वता
स्तर पहले से अधिक बढ़ जाती है। क्या बढ़ जाती है? अभी जो इनके कुछ महीनों तक जो परीक्षण इनके दोबारा क्रियान्वित होते समय इनकी परिपक्वता स्तर पहले से क्या हो जाती है? अधिक बढ़ जाती है। फिर कुछ अध्ययनों से इन्होंने पता चलता है कि जो परीक्षण के दोनों क्रियान्वितों के समय अंतराल में विभिन्नता होने की स्थिरता गुणांक में भिन्नता होती है, और अगर दोनों क्रियान्वितों के बीच में कम समय व्यतीत होता है तो स्थिरता गुणनता का आवश्यक रूप भी अधिक बढ़ जाता है, और यदि वह लंबा होता है तो उनकी स्थिरता गुणांक आवश्यक रूप से क्या हो जाती है? भी कमी आ जाती है। फिर है सेकंड हमारा आंतरिक संगति विधि। आंतरिक संगति विधि में क्या होता है कि जो हम जानते हैं कि समय अधिक लगता है, लेकिन एक ही लक्षण दो बार विशेष समय अंतराल पर वही व्यक्तियों का क्रियान्वित करना पड़ता है। किसका भी? जो आंतरिक संगति विधि में इनका पुनः परीक्षण विधि में जैसा हम जानते हैं कि जो समय अधिक लगता है, तो क्योंकि अधिक लगता है तो एक ही समय में परीक्षण दो बार एक विशेष में अंतराल की व्यक्तियों का क्रियान्वित करना पड़ता है। आंतरिक संगति विधि में यह दोष दूर हो जाते हैं, और इस विधि के द्वारा परीक्षण को एक रूपता का पता लगता है। किसका पता लगता है? भी एक रूपता का पता लग चलता है। तो जो परीक्षण के जो सभी एकांश है उसके शील गुण या फिर क्षमता का मापन होता है, और इस ऐसे परीक्षण को एक रूप या समरूप परीक्षण भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? भी आंतरिक संगति विधि को इसको एक रूप या फिर समरूप परीक्षण भी कहा जाता है। और जो आंतरिक संगति है वो क्या होती है? भी अधिक होती है। क्या होती है? भी अधिक होती है। फिर इसकी भी चार विधियां हैं। किसकी भी? आंतरिक संगति की चार विधियां हैं। कौन कौन सी? विवेकार्थ, विश्वसनीयता, रूलन और फ्लेंगन सूत्र, और कुल्डर रिचार्डसन और गुणांक अल्फा। तो इनकी ये चार विधियां, चलो भी हम इनको भी एक्सप्लेन कर लेते हैं। जो विवेकार्थ विश्वसनीयता है वो क्या होती है? जो आंतरिक संगति विश्वसनीयता को ज्ञात करने के लिए हमें इस विधि का प्रयोग किया है। तो इस विधि के परीक्षण में व्यक्तियों के एक समूह में पहले क्रियान्वित कर लिया जाता है। तो इसमें जो परीक्षण बराबर बराबर भागों में बांट दिया जाता है। किस में बांट दिया जाता है? भी बराबर बराबर भागों में इनको बांट दिया जाता है। किसको भी? जो आंतरिक संगति विश्वसनीयता है उसको ज्ञात करने के लिए। फिर यह विभाजन दो तरीकों से किया जाता है। पहला तो ये है कि जो सभी विषम संख्या वाले एकांश होंगे, जैसे कि विषम संख्या क्या होती है? भी हमारी 1 3 5 7 10 13 15 17, ये तो हमारी क्या होती है? भी ओड नंबर होते हैं। फिर जैसे कि सभी सम संख्या क्या होती है? भी हमारी 2 4 6 8 10, ये हमारी क्या होती है? भी इवन संख्या होती है। तो इसमें दोनों तरफ से कर लिया जाता है, और इस समय के जो एकांश है वो जो परीक्षण के एकांश है कितने हैं? भी 40 एकांश दिए गए हैं। तो एक तरफ से कितने होंगे? भी 20 एकांश होंगे, तो दूसरी तरफ भी क्या होंगे? भी 20/20 होंगे, क्योंकि इन्होंने क्या कह रखा है कि जो आंतरिक संगति परीक्षण है उसमें क्या संख्या दोनों में जो परीक्षण की जो संख्या होती है वो कितनी होगी? भी इक्वल होगी, यानी कि 20/20। तो इसमें जो ओड नंबर हैं वो कितने हैं जी? एकांश इन्होंने कितने दे रखे हैं? भी 40 दे रखे हैं। तो बराबर करेंगे तो हम कितने होगी? भी 20/20 होगी। विभाजन की विधि में चाहे भी जो विवर्त विधि में प्रत्येक व्यक्ति के छात्र में दो प्राप्तांक मिलते हैं। पहला प्राप्तांक क्या है? भी सभी विषम संख्या एकांशों पर होंगे, और दूसरा क्या होंगे? भी सम संख्या होंगे। फिर ये इनका फार्मूला है। ये वैसे आते तो नहीं है एग्जाम में, क्योंकि क्वेश्चन नहीं आते वैसे। इनके बारे में पूछ लेते हैं, लेकिन इतना डिटेल नहीं, क्वेश्चन नहीं आते इनके भी सॉल्व करो ये। तो ये फॉर्मूला इनका याद कर लेना। फिर इनकी
गुण। गुण क्या होते हैं भी? जो इस विधि में विश्वसनीयता ज्ञात करने के लिए सभी आवश्यक आंकड़े परीक्षण के बाद में क्रियान्वित करने को प्राप्त होता है, और परीक्षण पुनः निरीक्षण विधि के सम्मान में दो प्रकार के क्रियान्वित नहीं पड़ता है। तो यही कारण है कि जो विवेकता विधि होती है वो परीक्षण के विश्वसनीयता का आंकलन तेजी से होता है, और उस क्या होता है भी, इनका आंकलन तेजी से होता है। फिर जो गिलफोर्ड है, गिलफोर्ड ने क्या बताया है 1973 में, कि जो इस तरह की विश्वसनीयता और के तत्काल विश्वसनीयता भी कहा जाता है। जो विश्वसनीयता है उसको क्या कहा जाता है भी? तत्काल विश्वसनीयता भी कहा जाता है। फिर जो फिर इन्होंने जो सेकंड विधि है उसमें क्या बताया है कि जो परीक्षण के 2 बार क्रियान्वित करने के लिए उत्पन्न परिवर्तनों का प्रभाव अपने नियंत्रित हो जाते हैं, और क्योंकि परीक्षण के मात्र में एक ही क्रियान्वित करने के लिए इनकी क्या पड़ती है भी? जरूरत पड़ती है। फिर नेक्स्ट टॉपिक है हमारा इनका लाभ। जो विवर्त विधि है उसके लाभ। इसके लाभ क्या हैं भी? इस विधि में विश्वसनीयता ज्ञान करने के लिए सभी आवश्यक आंकड़ों को एक ही बार संग्रह कर लिए जाते हैं। क्या कर लिए जाते हैं भी? आंकड़ों को एक बार में ही इनको संग्रह कर लिया जाता है। इसलिए परीक्षार्थी उत्तरदायिताओं में होने वाले कार्मिक परिवर्तनों एवं वातावरण में होने वाले परिवर्तनों को किसी भी एक दिशा में पड़ता है। किसी भी एक दिशा में क्या होता है भी? वो परिवर्तनों का प्रभाव पड़ता है। इसका परिणाम क्या होता है भी? जो व्यक्ति का प्राप्तांत अपने वास्तविक रूप से आवश्यक रूप से हो या फिर अधिक या फिर कम होता है, तो इसमें परीक्षण के विश्वसनीयता गुणांक का पूरा प्रभाव पड़ता है। फिर जो हमारा सेकंड लाभ क्या है भी इनकी? उन परीक्षणों का विश्वसनीयता गुणांक ज्ञात करने के लिए नहीं किया जाता जो गति परीक्षण की श्रेणी में होता है। किसकी श्रेणी में होता है भी? गति परीक्षण की श्रेणी में होता है। यदि गति परीक्षण की विधि में एक सॉरी भाई गाइस, कहाँ थे भी हम? जो विवर्तार्थ विधि है उसमें विश्वसनीयता गुणांक को ज्ञात करने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है भी? गति परीक्षण का प्रयोग किया जाता है। और इसमें जो गति परीक्षण की विश्वसनीयता इस विधि में आकी जाती है जिसमें प्राप्त विश्वसनीयता गुणांक को मिथ्या रूप से अधिक हो जाता है। फिर है जो इसका प्रयोग सभी में संभव होता है, और जब सभी एकांश समजातीय होता है और विषम समजातीय एकांशों को विश्वसनीयता कि इस विधि को भी ज्ञात करना संभव नहीं होता। इस विधि में क्या बताया है कि जब सभी एकांश समजातीय और विषम जातीय होते हैं तो उनकी विश्वसनीयता इस विधि के द्वारा क्या की जाती है भी? ज्ञात करना संभव नहीं है। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा, यदि किसी कारणवश परीक्षण निर्माणकर्ता की सूझबूझ कमी के कारण परीक्षण का एकांशों का जो स्वरूप है उसकी भिन्नता छूट जाती है या फिर रह जाती है, तो इसका कुप्रभाव विश्वसनीयता गुणांक पर पड़ता है। किस पर पड़ता है? इनका जो प्रभाव है वो विश्वसनीयता गुणांक पर पड़ता है, और इस गुणांक का मान वास्तविक से कम हो जाता है। फिर जो थर्ड टॉपिक है हमारा, थर्ड टॉपिक क्या है भी? सॉरी, रूलन और प्लैनेगन सूत्र। आंतरिक संगति विश्वसनीयता में ज्ञात करने के लिए रूलन ने 1939 में एक विशेष सूत्र का प्रतिपादन किया था। किसने किया था? रूलन ने। कब भी? 1939 में एक सूत्र का प्रतिपादन किया था जिसके माध्यम से पूरे परीक्षण का विश्वसनीयता एक बार में ही ज्ञात होता है, और इस तरह के विधि को वितर्क विधि में भी अलग होता है। और जो विवर्तार्थ विधि में अर्ध परीक्षण विश्वसनीयता को पहले ज्ञात किया जाता है और उसके आधार पर पूरे परीक्षण को विश्वसनीयता ज्ञान की जाती है।
रूलन सूत्र के आंतरिक संगति विश्वसनीयता का मापन के आधार पर विश्वसनीयता की तकनीकी या फिर तार्किक का परिभाषा होती है। इस सूत्र की सृष्टि प्रसरण के आधार पर परीक्षण की विश्वसनीयता ज्ञात की जाती है और इसके जो इस सूत्र की परीक्षण में विश्वसनीयता को ज्ञान किया जाता है ओड इवन मेथड, किसका भी विषम सम और विषम सम विधि और कुछ अन्य विधि भी इस परीक्षण में दो बराबर भागों में बांट दिया जाता है। किसको भी जो ओड संख्या है और इवन संख्या है उनको क्या किस में बांट दिया जाता है, भी इक्वल संख्या में इनको बांट दिया है। जो रूलन ने जो फॉर्मूला दिया है वो ये है भी RTT, ये फॉर्मूला है। फिर कूडर रिचार्डसन सूत्र, क्या है कूडर रिचार्डसन सूत्र, इसमें क्या होता है जो फ्रेडलिन कूडर है उसको MW रिचार्डसन 1973 में अनेक शब्दों का प्रयोग के आधार पर परीक्षणों के आंतरिक संगति विश्वसनीयता को ज्ञात करने के लिए कई सूत्रों का प्रतिपादन किया है। 1973 में किसने भी, जो कूडर रिचार्डसन ने और MW रिचार्डसन ने 1973 में इनको एक आंतरिक संगति विश्वसनीयता का क्या किया है भी कई सूत्रों का प्रतिपादन किया है। इस सूत्रों में इन सूत्रों में से सूत्र की संख्या 20 और 21 से अधिक लोकप्रिय है। क्या है भी 20 और 21 से अधिक लोकप्रिय रहती है। विवेकार्थ विधि की तुलना में कूडर रिचार्डसन का लाभ यह है कि जो दो बराबर बराबर आधे भाग में बांटने की जरूरत नहीं है। इसमें जो पीछे क्या था भी ओड इवन संख्या को इक्वल बांटा गया है, लेकिन इसमें कूडर रिचार्डसन ने क्या बताया है कि भी इनको अलग अलग आधे भाग में बांटने की कोई भी ज़रूरत नहीं है। तो कितनी है भी 20 और 21 है। फिर इनका जो फॉर्मूला है क्या है भी KR20 मूल रूप से और तथा KR21 एक परिवर्तित रूप में होता है और इसमें जो सूत्रों की परिभाषा को विश्वसनीयता का ज्ञात किया गया है। परीक्षण की एक सभी समझाती होती है जिसमें प्रत्येक एकांश को एक ही समता या फिर गुण उनके अनुपात में मापा जाता है। किसके अनुपात में मापा जाता है भी समता या फिर गुण के समान अनुपात में मापा जाता है। इसका सब फॉर्मूला क्या है भी KR फॉर्मूला। तो इन्होंने क्या बताया है KR20 और KR21। फिर है गुणांक अल्फा। गुणांक अल्फा में क्या होता है कि आंतरिक संगतता विश्वसनीयता का आंकलन गुणांक अल्फा के द्वारा ज्ञात किए गए विधि के प्रतिपादन क्रोनबेक 1991 में मूलतः किया गया था, परंतु इसके विकास को कैंसर माइलेक 1975 में नेविक और लेविस ने 1967 में इनके अधिक महत्वपूर्ण प्रयास किए। फिर KR सूत्र का एक दोष होता है कि इसमें आंतरिक संगतता विश्वसनीयता उन परीक्षणों का ज्ञात किया जाता है जिसमें एकांश के उत्तर को सही या फिर गलत रूप से प्रभावित करते हैं, जैसे कि किसी भी व्यक्तिगत परीक्षणों की अभिसंगता परीक्षणों की पराय होती है। परंतु जब परीक्षणों का एकांश ऐसा होता है कि जिनका प्राप्तांत लेखन सही गलत या फिर सही गलत न होकर बहुचयन विधि द्वारा, जैसे पुनः सहमत, सहमत, तटस्थ, असहमत और पुनः असहमत आदि में होते हैं। जैसे कि कोई भी व्यक्ति परीक्षण है, मनोवृत्ति परीक्षण है, अभिवृत्ति आदि परीक्षणों में होता है। ऐसी परिस्थितियों को KR का उपयोग नहीं होता। किसका उपयोग नहीं होता भी, जो गुणांक अल्फा में KR का उपयोग नहीं होता। ऐसी परिस्थिति के आंतरिक संगतता विश्वसनीयता ज्ञान करने के लिए शोधकर्ताओं में गुणांक अल्फा का प्रतिपादन किया जाता है। तो गाइज ये है इसका सूत्र। फिर है समानांतर फॉरम विश्वसनीयता की विधि। समानांतर फॉरम विश्वसनीयता की विधि में क्या बताया है कि जिसका प्रयोग किसी भी परीक्षण की विश्वसनीयता ज्ञान करने के लिए तब की जाती है जब उस परीक्षण के दो तुल्य फॉरम या फिर समानांतर फॉरम के रूप में किया जाता है। कितने भी जो दो तुल्य फॉरम और समानांतर फॉरम विश्वसनीयता के तुल्य फॉरम विश्वसनीयता का भी कहा जाता है।
उम, इस तरह की जो विषमनीयता है, जो समानांतर फोरम विषमनीयता की विधि है, उसको हम क्या कहते हैं भी? तुल्य फोरम विषमनीयता भी कहा जाता है। गुलिक गुलिकसन 1950 के अनुसार जब भी किसी परीक्षण के दो फोरम जैसे ए फोरम तथा फोरम बी को तुल्य मानने तथा तुल्य प्रसरण तथा उसके अंतर एकांश सहसंबंध होता है, तो इन दोनों फ़ॉर्मों के तुल्य को या समांतर माना जाता है। कैसा माना जाता है? अभी जो फ़ॉरम ए है और फ़ॉरम ए, फ़ॉरम बी फ़ॉरम ए और फ़ॉरम बी को तुल्य माध्य और तुल्य प्रसरण या फिर तुल्य अंतर एकांश सहसंबंध भी माना जाता है। फिर इन दोनों फॉर्मों के तुल्य को क्या माना जाता है? विसमानांतर भी माना जाता है। फ्रीमैन ने 1962 में कहा है कि किसी भी परीक्षण के दो फॉर्म के तुल्य कहलाने से एक तीनों शर्तों के अलावा दोनों फॉर्म के अंकन विधि क्रियान्वयन ढंग से समान होना चाहिए। अगर दोनों फॉर्म सही अर्थ रूप में तुल्य होते हैं तो दोनों में से किसी भी फॉर्म की क्रियान्वयन करने का परिणाम भी एक ही हो जाएगा। समानांतर तुल्य विषमनीयता की कुछ सीमाएं। इनकी क्या सीमाएं हैं? जो परीक्षण के तुल्य फॉर्म के विकसित करने के लिए अपने आप एक कठिन या फिर एक जटिल कार्य होता है, जिसमें समय और श्रम दोनों की काफ़ी अधिक लगता है। अतः इस प्रकार की जो परीक्षण का निर्माण भी एक कम होता है और इस तरह की विषमनीयता संभवतः कम में प्रचलित में होता है। सेकंड है भी कुछ परीक्षण विशेषकों को किसी भी परीक्षण के तुल्य फॉर्म के शायद एक कभी पूर्णतः विषमनीयता होते हैं, जिसमें सचमुच से दो फॉर्म सही सही अर्थों में सांख्यिकीय रूप से कभी संतुलित होते हैं और ऐसे परीक्षण की सृष्टि को बढ़ने की संभावना अधिक होती है, क्योंकि दोनों फॉर्मों के एकांशों का कुछ अवश्य भी अलग होता है। क्या होता है भी? कुछ न कुछ अलग होता है। प्राप्तांत लेखन परीक्षण प्राप्तांत लेखन विषमनीयता। प्राप्तांत लेखन विषमनीयता में क्या बताया है कि ऐसे एकांशों के प्रति दिए गए उत्तरों को प्राप्तांत लेखन और कुछ प्राप्तांत लेखन को अपने निर्णय पर छोड़ दिया जाता है। लेकिन ऐसे परीक्षण के लिए जो प्राप्तांत लेखन विषमनीयता की जरूरत पड़ती है, दो परीक्षण के स्वतंत्रता के रूप में प्रोटोकॉल को प्राप्तांत लेखन भी किया जाता है और किसी दोनों के बीच में सहसंबंध ज्ञात किया जाता है। इसमें प्राप्त ज्ञान के गुणांक को प्राप्तांत लेखन विषमनीयता तथा इस प्रकार की जो प्राप्तांत लेखन विषमनीयता भी कहा जाता है। किसको? जो प्राप्तांत लेखन विषमनीयता भी कहा जाता है। किसको भी? प्राप्तांत लेखन विषमनीयता को। इसमें क्या बताया है भी? जो एकांश है उसके प्रति दिए गए उत्तर को जो प्राप्तांत लेखन है उसके अपने निर्णय पर छोड़ दिया जाता है और ऐसे परीक्षणों को प्राप्तांत लेखन विषमनीयता की भी जरूरत पड़ती है। दो परीक्षण स्वतंत्र रूप से परीक्षण प्रोटोकॉल का गुणांक लेखन किया जाता है और इसके दोनों के बीच में सहसंबंध भी ज्ञान किया जाता है और ऐसी जो गुण प्राप्तांत लेखन है, ऐसे गुणांक को हम क्या कहते हैं? प्राप्तांत लेखन विषमनीयता भी कहते हैं। फिर है परीक्षण प्राप्तानों के प्रभावित होने वाले कारक। जो परीक्षण प्राप्तानों की विषमनीयता के प्रभावित होने वाले कारक कौन कौन से हैं भी? दो भागों में बांटे गए हैं, बाह्य कारक और आंतरिक कारण। बाह्य कारक क्या होता है कि जो उन कारणों से होता है जो परीक्षण के संबंधित नहीं होते, फिर भी उनका संबंध परीक्षण के प्रावधानों और विषमनीयताओं पर पड़ता है। किसका भी? जो बाह्य कारक होता है उसमें किस कारणों पर पड़ता है भी? परीक्षण के संबंधित नहीं होते, बल्कि जो उनका प्रभाव परीक्षण के प्रावधान है और विषमनीयता पर पड़ता है। फिर इसके कुछ महत्वपूर्ण प्रमुख है। समूह विभिन्नता। समूह विभिन्नता में जब प्रतिदर्श या फिर परीक्षार्थियों की समूह ऐसा होता है जिसमें क्षमता अधिक होती है। क्षमता क्या होती है? बीच में अधिक होती है। ऐसी परिस्थितियों को परीक्षण प्रावधानों की विषमनीयता कम होती है और दूसरी तरफ यदि प्रतिदर्श ऐसे होते हैं जिसमें कई कारणों की विभिन्नता और ऐसे परिस्थिति की परीक्षण प्रावधानों की विषमनीयता बढ़ जाती है। समूह की क्षमता अधिक होने के कारण परीक्षण की प्रावधानों की विभिन्नता बढ़ जाती है और इसमें
वास्तविक प्रसरण विषमता भी कम हो जाती है। जो समूह विभिन्नता यानी कि ग्रुप में विभिन्नता होना। तो जब परिदर्श और परीक्षार्थियों का ऐसा समूह होता है यानी कि ऐसा ग्रुप होता है जिसमें क्षमता अधिक होती है, और ऐसी परिस्थिति की जो परीक्षण प्राप्तांक है उसकी विषमता क्या होती है भी कम होती है। दूसरी तरफ यदि परिदर्श ऐसे होते हैं जिसमें कई कारणों की विभिन्नता होती है, और ऐसे परिस्थितियों की परीक्षण प्राप्तांकों की विषमता हो जाती है भी बढ़ जाती है, और समूह की क्षमता अधिक होने के कारण परीक्षण के जो प्राप्तांक है उसकी विषमता क्या हो जाती है भी बढ़ जाती है, और जब तक वास्तविक प्रसरण कम ना हो। सेकंड है हमारा परीक्षार्थियों द्वारा अटकलवादी। परीक्षार्थियों के द्वारा अटकलवादी में इन्होंने क्या बताया है कि जो प्रेक्षण प्राप्तांक की विषमता परीक्षणों का उत्तर देने के लिए अटकलवादी का प्रयोग किया जाता है। किसका प्रयोग किया जाता है अभी? अटकलबाजी का प्रयोग किया प्रभाव पड़ता है। और द्विकल्पीय अनुक्रिया एकांशों में अटकलबाजी के आधार पर एकांशों को सही उत्तर देने की संभावना कितनी होती है भी? 50% होती है। कितनी होती है भी? 50% होती है। परंतु बहुविकल्पी अनुक्रिया एकांशों का संभावना ज्ञान कम हो जाती है, और अटकलबाजी के दो कुप्रभाव कुल प्राप्तांक पर पड़ता है। फर्स्ट क्या है भी? इस तरह की अटकलबाजी की परीक्षार्थी का कुल प्राप्तांक अनावश्यक रूप से बढ़ जाता है। किसका भी? जो परीक्षार्थी का जो टेस्ट है उसका कुल प्राप्तांक अनावश्यक रूप से क्या हो जाता है भी? बढ़ जाता है। और इसका परिणाम क्या होता है भी? जो परीक्षण प्राप्तांकों की विषमता मिथ्या ढंग से ऊंचा उठ जाता है। और सेकंड में इन्होंने क्या बताया है कि दो अटकलबाजी के सृष्टि प्राप्तांक में बुद्धि होती है, और जिसमें प्राप्त प्रसरण और श्रुति प्रसरण का योगदान बढ़ता है, तो ऐसे परीक्षण प्राप्तांकों को विषमता कम हो जाती है। थर्ड है हमारा वातावरण की अवस्थाएं। वातावरण की अवस्थाएं में जैसे रोशनी, ठंडक, गर्मी, नमी आदि के प्रभाव पर परीक्षार्थी पर पड़ता है, और इस तरह के परीक्षण प्रभाव पर प्राप्तांक पर क्या होता है भी? प्रभावित होता है। फिर यदि वातावरण की इन पहलुओं को नियंत्रण नहीं रखा जाता तो कुप्रभाव परीक्षण प्राप्तांकों पर बढ़ता है। ऐसे प्राप्तांक की श्रुति प्रसरण अधिक हो जाती है, और अंतःगोणता परीक्षण प्राप्तांकों की विषमता कम हो जाती है। वातावरण की अवस्था यानी कि वातावरण के कुछ पहलू हैं जैसे रोशनी, ठंडक, गर्मी, नमी आदि के प्रभाव परीक्षार्थी पर पड़ता है, और ऐसे इस तरह के जो परीक्षण प्राप्तांक है उसको क्या होती है भी? उस पर प्रभावित होती है। किस पर? परीक्षण प्राप्तांक पर। फिर जो अध्ययनों से क्या पता चलता है कि यदि वातावरण के पहलू पर नियंत्रण नहीं रखा जाता तो कुप्रभाव परीक्षण प्राप्तांकों पर पड़ता है, और इसकी जो श्रुति प्रसरण है वो क्या हो जाती है? अधिक हो जाती है, और अंतः घोषणा परीक्षण प्राप्तांकों का विषमता क्या हो जाती है भी? कम हो जाती है। फोर्थ टॉपिक क्या है हमारा? परीक्षार्थियों का क्षणभंगुर अस्थिरता। इसमें अध्ययनों से यह पता चलता है कि परीक्षार्थी की क्षणभंगुरता अस्थिरता की स्थिति में होता है, जिसका परिणाम यह होता है कि कभी भी परीक्षण प्राप्तांक बढ़ जाता है और कभी घट जाता है। और इसमें जो परीक्षण प्राप्तांकों का विषमता प्रभावित होता है। जो परीक्षार्थियों का क्षणभंगुर अस्थिरता की स्थिति में कई कारणों से हमें यह पता चलता है कि जैसे अचानक ऊपर से हवाई जहाज के गुजरते हुए उत्पन्न आवाज़ से गत रात ठीक ढंग से नहीं सो पाते, तो उसका जो मानसिक उतार चढ़ाव है, पेंसिल या कमल का ठीक ढंग से काम नहीं कर पाते, गलत उत्तर देने के लिए चिंतित हो आदि क्या होती है भी? पैदा होना। तो ये क्या हमारे परीक्षार्थियों में क्षणभंगुर अस्थिरता होती है। मीन्स इसका कहने का क्या अर्थ है भी? कोई भी कार्य हम अच्छे से नहीं कर पाते। सेकंड है हमारा आंतरिक कारक। आंतरिक कारक क्या होता है? जो परीक्षण के संबंधित होते हैं और परीक्षण प्राप्तांक की विषमता को
प्रभावित होते हैं। किस पर प्रभावित होते हैं भी? जो प्रेक्षण प्राप्तानों की विश्वसनीयता पर प्रभावित होते हैं। इसके कुछ निम्नलिखित कारक हैं। प्रेक्षण की लंबाई। प्रेक्षण की लंबाई में प्रेक्षण प्राप्तानों के प्रेक्षण की लंबाई यानी कि एकांशों की संख्या का सीधा प्रभाव पड़ता है। किस पर पड़ता है भी? जो प्रेक्षण की लंबाई होती है और उसकी एकांशों की संख्या पर प्रभाव पड़ता है। यदि प्रेक्षण में एकांशों की संख्या अधिक होती है तो उसकी लंबाई भी अधिक ही होगी। इसने क्या बताया भी? यदि प्रेक्षण की एकांश की संख्या अधिक होती है तो प्रेक्षण की लंबाई क्या होगी भी? अधिक ही होगी। तो प्रेक्षण प्राप्तानों की विश्वसनीयता भी अधिक होगी। इसके दो कारण बताए गए हैं। प्रेक्षार्थी की लंबाई अधिक होने से प्राप्तान में भिन्नता अधिक होती है, जिसमें प्रेक्षण विश्वसनीयता क्या हो जाती है भी? बढ़ जाती है। सेकंड कारण क्या है इसका? लंबे प्रेक्षण के परीक्षार्थी के द्वारा ज्ञान या क्षमता के बारे में छोटे प्रेक्षण की अपेक्षा अधिक संगत सूचनाएं मिल जाती हैं और इसकी जो विश्वसनीयता क्या हो जाती है भी? बढ़ जाती है। जो प्रेक्षण की लंबाई है उसके कितने कारण बताएं भी? दो कारण बताएं। कौन कौन से? जो प्रेक्षण की लंबाई अधिक होने से प्राप्तानों में विभिन्नता क्या होती है भी? अधिक हो जाती है और ऐसे प्रेक्षण की विश्वसनीयता क्या हो जाती है भी? बढ़ जाती है। सेकंड में इन्होंने क्या बताया कि प्रेक्षण और परीक्षार्थियों की ज्ञान या क्षमता के बारे में छोटे प्रेक्षण की अपेक्षा अधिक संगत सूचनाएं मिल जाती हैं, जिसमें प्रेक्षण की मात्रा क्या हो जाती है भी? बढ़ जाती है। एकांशों में एक समरूपता। एकांशों में समरूपता क्या होती है? प्रेक्षण प्राप्तानों की विश्वसनीयता पर एकांशों की समरूपता पर काफ़ी प्रभाव पड़ता है। एकांशों की समरूपता दो पहलू होते हैं। एकांशों की समरूपता के कितने पहलू होते हैं भी? दो पहलू होते हैं। फर्स्ट पहलू में क्या बताया इन्होंने कि एक एकांशों का दूसरे एकांशों के सहसंबंध होता है। किसका भी? जो प्रेक्षण का एक एकांशों से दूसरे एकांश पर क्या होता है भी? सहसंबंध होता है। सेकंड पहलू में क्या बताया कि एक एकांश से दूसरे एकांश के द्वारा माने गए शील गुण या कार्य की समरूपता होता है। क्या होता है भी? एक एकांश में दूसरे एकांश के द्वारा माने गए क्या? शील गुण या फिर कार्य को क्या होता है? समरूपता होती है। जब परीक्षण के एकांश ऐसे होते हैं जिसमें समरूपता कम होती है तो इसके एकांशों के जो शील गुण या क्षमता है उसका मापन न होकर विभिन्न तरह के शील गुण की क्षमता का मापन होता है, जिसमें एकांशों को एक दूसरे के सहसंबंध नहीं होते। तो किसी भी एकांशों की आंतरिक आधारित परीक्षण प्राप्तानों की विश्वसनीयता क्या होती है भी? कम होती है। फिर है एकांश की कठिनता स्तर। एकांश की कठिनता स्तर। एकांश की कठिनता स्तर में क्या बताया है कि जो कठिनता स्तर क्या होते भी? परीक्षण प्राप्तानों पर काफ़ी प्रभावित होती है। क्या भी? एकांश की कठिनता स्तर। यदि एकांश बहुत अधिक आसान या फिर बहुत अधिक कठिन होता है तो वैसी परिस्थिति या फिर परीक्षार्थियों की व्यक्तिगत विभिन्नता का मापन नहीं होता। किसका मापन नहीं होता भी? व्यक्तिगत विभिन्नता नहीं होती, क्योंकि ऐसे एकांशों के प्रति सभी परीक्षार्थी का समान ढंग से उत्तर देते हैं। इसका परिणाम क्या निकलता है कि प्राप्तानों के विभिन्न नहीं हो पाते। क्या नहीं हो पाते भी? विभिन्नता नहीं हो पाते। प्रेक्षण प्राप्तानों की विश्वसनीयता क्रम में होती है। किसके द्वारा होती है भी? क्रम के अनुसार होती है। क्या भी? विश्वसनीयता, प्रेक्षण प्राप्तानों की विश्वसनीयता। हुसैन और लिविंगस्टोन ने क्या बताया कि यह जो परीक्षण की कठिनता स्तर है वो ऐसी परिस्थितियों में कष्टकर न हो तो अच्छा है, क्योंकि कठिनता स्तर अधिक होने पर परीक्षार्थी अटकलबाजी करना प्रारंभ कर देता है, जिसमें सृष्टि प्रसरण की वृद्धि होती है और परीक्षण की विश्वसनीयता गुणांक क्या हो जाती है भी? कम हो जाती है। फोर्थ क्या है हमारा? एकांश की विभेदन शक्ति। जो एकांशों की विभेदन शक्ति में इन्होंने क्या बताया कि जो प्रेक्षण प्राप्तान की विश्वसनीयता प्रेक्षण विभेदन शक्ति पर क्या होती है भी? निर्भर होती है। क्या भी? जो
परीक्षण प्राप्तांक की जो विश्वसनीयता है वो एकांश की विवेचन शक्ति पर क्या होती है, निर्भर होती है। और ऐसे परीक्षण को एकांश होते हैं जिसमें परीक्षण की विश्वसनीयता जिसमें विवेचन शक्ति और इसमें एकांश कुल परीक्षण से संबंध अधिक हो जाता है, और जो परीक्षण की विश्वसनीयता गुणांक है वो क्या हो जाती है भी, गुणांक भी अधिक हो जाता है। इसमें जो एकांश की विवेचन शक्ति है उसमें क्या बताया है कि यदि परीक्षण के एकांश ऐसे हैं तो इसमें विवेचन शक्ति होती है, तो वो एकांश कुल परीक्षण से संबंध भी अधिक हो जाता है। तब जब परीक्षण की विश्वसनीयता गुणांक में अधिक हो जाता है, लेकिन यह परीक्षण एक एकांश में होता है जिसमें विवेचन शक्ति कम होती है और एकांश के परीक्षण से संबंध कम हो जाती है, और इसमें विश्वसनीयता गुणांक भी खिसक कर नीचे आ जाती है। फिफ्थ क्या है अभी हमारा अंकन में वस्तुनिष्ठता। अंकन में वस्तुनिष्ठता में क्या बताया कि जो परीक्षण के एकांशों की अंकन में वस्तुनिष्ठता होती है, किसकी भी अंकन की वस्तुनिष्ठता होती है, किसमें, परीक्षण के एकांशों में। इसमें अंकनकर्ता विश्वसनीयता भी बढ़ती रहती है। और अंकन विश्वसनीयता से क्या अर्थ है कि अनुक्रियाओं का एक ही सेट विभिन्न अंकनकर्ताओं के द्वारा किसी भी अंकन में सहमति की मात्रा से होता है। यह मात्रा जितनी भी अधिक होती है उसकी अंकनकर्ता विश्वसनीयता भी उतनी ही अधिक होगी। तब परीक्षण प्राप्तांकों का विश्वसनीयता क्या होगी, अधिक ऊंची हो जाती है। फिर इसके जो परीक्षण प्राप्तांकों की विश्वसनीयता को कैसे उन्नत बनाया जाए। इसके महत्वपूर्ण सुझाव बताए गए हैं। परीक्षार्थियों का समूह विषमता होनी चाहिए। कैसे होनी चाहिए भी, जो परीक्षार्थी है उसका समूह विषमता होनी चाहिए। दूसरे शब्दों में जैसे परीक्षार्थियों को पाए जाने के लिए क्षमता ऐसी उलगुल का ख्याल विभिन्नता होनी चाहिए। एकांशों में समरूपता होनी चाहिए। परीक्षण की लंबाई अधिक होनी चाहिए और परीक्षा एकांशों की संख्या पर्याप्त होनी चाहिए। यहाँ तक जब संभव हो परीक्षण की कठिनता स्तर मध्य श्रेणी कितनी होनी चाहिए भी, 0.40 से लेकर 0.60 से के बीच में होनी चाहिए। एकांशों की विवेचन शक्ति भी अधिक होती है, वस्तुनिष्ठता भी अधिक होनी चाहिए। तो गाइज ये थे हमारे परीक्षण एकांश की विश्वसनीयता। तो गाइज आज का टॉपिक था हमारा विश्वसनीयता। गाइज अगर आज की क्लास पसंद आई हो तो प्लीज़ चैनल को लाइक सब्सक्राइब और शेयर कर देना, ताकि आने वाली हर क्लास का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। ठीक है गाइज, बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू।